सेशन रहा जो नीता मैम ने लिया था ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बेस्ड। हमारा कल सेकंड सेशन था जो हमने लिया था लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू योगा एंड नेचुरोपैथी, कैसे लाइफस्टाइल डेवलप किया जाए। और आज हमारा सेशन है संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर एंड एनर्जी साइंस। सो आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब तैयार हैं आज के सेशन के लिए कुछ नया जानने। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपके हिसाब से क्या है? क्या है संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन? आप एज अ पेरेंट्स बच्चों को क्या कैसे संस्कार ट्रांसफर करते हैं, क्या बिलीव करते हैं? एनीवन कोई शेयर करना प्रेफर करेगा? हेलो। ओके, यस मैम जी। जैसे सच्चाई है, ईमानदारी है, झूठ मत बोलना, सब वैल्यूज है, वो उनके अंदर आना चाहिए बच्चों में। ओके, वेरी गुड, यस, ट्रू, यस। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी ये टॉपिक जो हमने आज लिया है संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जैसे अभी योगा में काम कर रही हूँ एज अ योग ट्रेनर, और साथ ही साथ मैं हीलिंग पे काम कर रही हूँ विच इज़ द एनर्जी साइंस। हीलिंग अगर आपने सुना हो, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल, करुणा रेकी एंड ऑल। सो हीलिंग फील्ड में आने के बाद मुझे इस टॉपिक को लेने की ज़रूरत महसूस हुई। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमको कई सारी चीज़ें सिखाया करते थे, जैसे कि घर में चप्पल मत पहनो, या फिर थर्सडे को बाल मत धो, या फिर अगर नाखून आप काट रहे हो तो उसको ऐसे ही इधर उधर मत फेंको, बाल कॉम कर रहे हो तो उसको इधर ऐसे मत फेंको, उसको डस्टबिन में फेंको। या फिर कहा जाता था कि सुबह को जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ, ठीक है। या फिर समझाया जाता था कि जैसे गर्ल्स हैं तो वो पीरियड्स में बाल धोएं, और पीरियड्स में हैं तो वो बाहर ना जाएं, घर पे रहें। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमको बचपन में जैसे सिखाई जाती हैं या अभी भी कुछ बताई जाती हैं, बट हम उनको फॉलो नहीं करते थे। बट आफ्टर कमिंग इनटू दिस एनर्जी साइंस मुझे उन सारी चीज़ों का रीज़न समझ में आया कि उसके पीछे आफ्टर ऑल क्या साइंस है, क्या लॉजिक है। जैसे कि पूजा करनी है, मंदिर जाना है, तो मंदिर में क्यों सिर ढकना चाहिए, या कई सारे मंदिरों में जाने से पहले क्यों हाथ पैर धोए जाते हैं। इन सब के पीछे का हमको रीज़न नहीं पता था। हाँ, नो डाउट हमारे पेरेंट्स उन्हें उनके पेरेंट्स से सीखा और उन्होंने हमको ट्रांसफ़र किया, बट कहीं ना कहीं हम जब बच्चे होते हैं, हम उन चीज़ों का या तो रीज़न हमको समझाया जाए तभी हम मानेंगे, और जब तक हमको रीज़न डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। तो आप पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि आप बच्चों को कुछ बताओ और बच्चे मानने से इनकार कर देते हैं? आई एम श्योर हम सब पेरेंट्स के साथ ऐसा कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? आप अपने बच्चों को कभी कुछ ऐसे सिखा रहे हो कि ओके ये नहीं करना चाहिए, या लाइक रात को जल्दी सो जाओ, सुबह को जल्दी उठो, सुबह को जल्दी उठ के पढ़ाई करो। अच्छा, टीवी देखते समय खाना खाते समय टीवी नहीं देखनी चाहिए। अच्छा, ऐसे उल्टा नहीं सोना चाहिए, चप्पल के ऊपर पैर नहीं रखने चाहिए, उल्टी चप्पल नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ आप अपने बच्चों को कभी सिखाते हैं और बच्चे मना कर देते हैं या क्वेश्चन रेज करते हैं, ऐसा कभी कुछ होता है? आई एम श्योर हम सबके साथ होता होगा। गुड इवनिंग मैडम। जी, गुड इवनिंग सर। या मीन्स मैडम, मेरे साथ जैसे हमको सिखाया जाता था सैटरडे है तो हेयर कटिंग नहीं करवाना, ऑयल हेयर में नहीं लगाना है, फिर जी रात को
कचरा बाहर नहीं निकलना है, तो हम वो फॉलो नहीं करते। मीन्स हमको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है क्यों नहीं करना, लॉजिक। एग्जैक्टली जी जी, वही बात है। तो आपने अपने बच्चे को भी सिखाया होगा, नो डाउट, कि ओके ऐसा ऐसा है, तो आपने हम अपने बच्चों को भी ट्रांसफर किया होगा यही चीज। सेमली आपको रीजन नहीं पता, वैसे बच्चों को भी रीजन नहीं पता। बट आज की जनरेशन ऐसी है कि अगर हम उनको रीजन नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। सो हमारा आज का टॉपिक उसी पे है कि हम एनर्जी साइंस को समझें। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगी। ऐसे तो आई थिंक बहुत सारे, हम सब अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो सब कल्चर में काफी अलग अलग चीजें ऐसे संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन में बताए जाते होंगे। बट यहाँ पे मैंने सिंपल हमारे डेली रूटीन को लेके कुछ पॉइंट्स ली हैं। सो स्टार्ट करते हैं पानी से, वाटर। ये सारी पॉइंट्स हम लोग एनर्जी साइंस, हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। हम किसी कल्चर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी साइंस पे फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बता दूं थोड़े में, मैंने ग्रुप में एक मैसेज भी फॉरवर्ड किया था जिसमें चक्रा ड्रॉ किए हुए थे। एक इंसान की फिगर थी और उसमें चक्रा ड्रॉ किए गए थे, ठीक है। हम उसमें बाद में ज्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़े में मैं इतना समझा दूं कि एनर्जी साइंस मतलब क्या है। एनर्जी हमारी लाइफ, एनर्जी फ्लो, दैट इज द प्राणों की शक्ति, विटल फोर्स, प्राण, प्राणों की शक्ति। जहाँ पे प्राण है, जैसे हमारे अंदर प्राण है, जब तक प्राण है तब तक हमारी लाइफ है, ओके। सो प्राणों की शक्ति, जहां जहां प्राण बह रहे हैं वहां वहां एनर्जी बह रही है, ओके। सो हमारे आसपास जितनी भी लिविंग चीजें हैं, हर उस चीज में प्राण है। लिविंग चीजों का मतलब सिर्फ हम जो सांस ले रहे हैं, हम इंसान, जानवर, ये पेड़ पौधे नहीं। ये जो आपके हिसाब से जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई स्टैचू है, कोई पॉट है, ये दीवारें हैं, ये कपड़े हैं, इन सब में भी प्राण बसते हैं, एनर्जी है। एंड दैट इज ये पूरा, अगर कभी हमें मौका मिला डिटेल में सिर्फ एनर्जी हीलिंग पे सेशन लेने का, तो हम उस पर जरूर से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि बालों में प्राण है, कपड़ों में प्राण है, खाने में प्राण है, हर चीज में प्राण है, आपकी किताबों में प्राण है, एनर्जी है। हम बकायदा, हम हीलर्स हर एक चीज को, जैसे अगर ये पानी की बोतल है, तो ये पानी की बोतल अगर मैं मार्केट से पसंद करके परचेज करके आऊंगी, तो मैं इसको भी चेक करूंगी कि इसमें कितने प्राण है, इसमें कितनी एनर्जी लेवल है। कभी सोचा है कि आप मार्केट जाते हो, उसमें सामने 10 चीजें रखी हुई हैं, पर उसमें से आपकी नजर किसी एक चीज पे जाके अटकती है, क्यों? बिकॉज उस चीज ने आपको ज्यादा अट्रैक्ट किया, ओके। सो एनर्जी, वो जो अट्रैक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी लेवल, ओके। कभी आप ऑब्जर्व करिए कि आप किसी के घर गए, ठीक है, कुछ जगहों पे ऐसा होगा, वो इंसान आप बिल्कुल अननोन है, आप उसको नहीं पहचानते, लेकिन आप उसके घर गए और आपको वहां पे बैठना बहुत अच्छा लगा, उस इंसान से बात करना बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और कुछ इंसान ऐसा होता है कि आप उसके घर गए, मिले, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आपको सफोकेशन होगा, इरिटेशन होगा, और आप वहां से हट जाओगे या उससे दूर रहना पसंद करोगे। हम इसको गट फीलिंग भी कई बार बोलते हैं। बट अगेन, गट फीलिंग, व्हाट इज दैट? इज द एनर्जी, एनर्जी साइंस, ओके। सो इस तरह से एनर्जी साइंस काम करती है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बीमार है, हम लोग जहाँ पे एनर्जी कम है और एनर्जी जहाँ पे ज्यादा होती है, वहां से एनर्जी को खींचते हैं, ओके। जैसे मान लो कोई बीमार है, ठीक है, आप हेल्दी पर्सन हो, आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हो, आप किसी बीमार के वहां जाओगे, तो वो बीमार इंसान को अच्छा लगता है कि ओके, सामने वाला आया। व्हाट इज दैट? दैट इज द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। प्लस
कई बार हमें ऐसा भी होता है कि हम किसी बीमार से मिलने गए, या तो कोई इंसान तकलीफ में है, हम उससे मिलने गए, मिल के तो आए, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन हमको थकान सी लगती है, वो पता नहीं क्यों हमको, लेकिन थकान लगेगी या कुछ हम में नीरसता आ जाएगी, हम थोड़े अपसेट अपसेट फील करेंगे, उदासीनता आ जाएगी. सो व्हाट इज दैट? दैट इज द एनर्जी ड्रेनिंग. मतलब उस जहाँ पे एनर्जी कम थी, उस इंसान ने आपकी एनर्जी को खींचा क्योंकि उसको जरूरत थी, वो एनर्जी का बहाव हुआ. ओके, सो इस तरह से एनर्जी फ्लो करती है. मैं ये नहीं कहूंगी कि हमको इन चीजों पे बहुत अंधश्रद्धा के साथ जाना चाहिए, नहीं. आप इन चीजों का लॉजिक समझो, साइंस समझो, इन चीजों को साइंटिफिक वे में समझने की कोशिश करिए, बिकॉज एनर्जी साइंस इटसेल्फ इंडिविजुअल अ फील्ड. जैसे हम लोग प्राणिक हीलर हैं या रेकी हीलर्स हैं, हम लोगों का इंडिविजुअली ये पूरा एक फील्ड है. जैसे डिग्री रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेवल होते हैं, इनकी भी पूरी डिग्री है, फाउंडेशंस हैं, वर्ल्ड वाइड इस पे काम चलता है. सो हम स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कि अभी है वाटर, पानी, ठीक है. अगर आपने सदगुरु को कभी सुना हो तो वो वाटर चार्जिंग पे बहुत फोकस करते हैं. कई हमारे पूजा पाठ में जब पानी होता है उसको हम पूजा के साथ रखते हैं, हमारी प्रार्थना जो पैटर्न होता है उसमें साथ में पानी रखते हैं. क्यों? आप में से कई लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया है, हम जैसे पूजा करते हैं, गणपति रखते हैं या माता रखते हैं या व्हाटएवर, जो भी हम रेगुलर डे में जो भी पूजा करते हैं, उसमें हम हमेशा 5 एलिमेंट्स रखते हैं. हमको सिखाया तो गया कि भैया पूजा कर रहे हो, प्रसाद रखो, पानी का लोटा भर के रखो, अगरबत्ती, धूप, दिया जलाओ, फूल रखो. बट क्या रीजन क्या है? कल हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश. ये पांचों एलिमेंट्स पूजा में उन पांचों एलिमेंट्स के प्रतीक को रखा जाता है इन 5 चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से. जल, अग्नि, दिया जलाना, अगरबत्ती, आकाश तत्व, फ्रेग्रेंस, फ्लावर्स, आकाश तत्व, एंड पृथ्वी तत्व, प्रसाद. कभी इस बारे में सोचा है? अगर हम साइंटिफिक वे में सोचेंगे, पांचों तत्व जिससे हम बने हैं, जिससे ब्रह्मांड बना है, उन पांचों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाली चीजों को हम पूजा में रखते हैं. सो दैट इज द एनर्जी साइंस. पूजा, जैसे पूजा की जाती है, हम एनर्जी साइंस में ये मानते हैं, अगर आपके पास वो फोटो है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड किया है 7 चक्रास का, आपको यहाँ पे एक चक्र दिखेगा, क्राउन चक्र, जिसको हम बोलते हैं एंटीना, जो हमको हमारे शरीर, मन और आत्मा को ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है. दैट इज कॉल्ड द क्राउन चक्र. तो इसको हम कहते हैं टेलीपैथी या कनेक्टिविटी. कई बार होता है, अच्छा मुझे मेरी गट फीलिंग ये कह रही है, मुझे इस चीज का अचानक से आभास हो गया, फील. और पेरेंट्स को तो और ज्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है, उनको बहुत स्ट्रांगली इन चीजों का आभास होता है. और बच्चों को उल्टा ये चीज ज्यादा फील होती है, बिकॉज दे आर वेरी प्योर सोल. ओके, तो कई बार ये जो कनेक्टिविटी होती है, तो इस वजह से मंदिरों में जब बोलते हैं कि आप सिर को ढक के जाओ, रीजन क्योंकि आपका क्राउन चक्र वो डिस्टर्ब ना हो. बिकॉज मंदिर में हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा रहा है, प्रार्थना लेके जा रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है. तो वहां पे उल्टा, जो ज्यादा फेमस मंदिर होगा वहां पे उल्टा लोगों की प्रार्थनाएं, उनके दुख दर्द वहां पे ज्यादा स्प्रेड हो रखे हैं. सो वहां पे नेगेटिव एनर्जी उल्टा ज्यादा होगी. सो वो आपके क्राउन चक्र को इफेक्ट ना करें, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर कुछ रखने के लिए कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट, हाइजीन. मैंने अक्सर ये देखा है, और आज की जनरेशन में ये बहुत और ज्यादा डेवलप हो रहा है हाइजीन को लेके. जैसे कल भी हमने डिस्कस किया कि आज संडे है, स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, आज मैं नहीं नहाऊंगा. रोज बच्चा सुबह 6 बजे उठ के रेडी हो जाता है, लेकिन जिस दिन स्कूल का ऑफ है उस दिन वो भले ठीक है, चल आज छुट्टी है, आज सोया पड़ा रहे. और ये छोटे नहीं, हम बड़े भी करते हैं, आज तो ऑफिस नहीं जाना, चलो सो जाओ, ठीक है.
या फिर आज सुबह को नहीं नहाना है, पूरे दिन का काम निपटा के खेल वेल के हम शाम को नहाएंगे, ठीक है। पर क्या हमारे आप सीनियर्स देख लो, क्या वो ऐसा करते थे? नहीं। हमारे सीनियर्स ने हमको हमेशा सिखाया, कुछ भी हो जाए, चाहे तुम बीमार हो, चाहे तुम कितने भी बिजी हो, लेकिन सुबह को उठो, फ्रेश हो और पहले नहाओ धो और फिर आप अपने डेली रूटीन पे लगिए, राइट। पहले कब हमारे नियम होते थे कि पहले नहाना है उसके बाद खाना खाना है, राइट। अभी ऐसे सब सारे संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिस हो रहे हैं, बिकॉज हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता। नो डाउट ये बहुत छोटी छोटी माइनर चीजें हैं, ओके। सो नहाना क्यों है, पहले क्यों नहाना चाहिए? एनर्जी साइंस के अकॉर्डिंग हम जब क्लाइंट्स को देखते हैं या हम जब क्लाइंट्स को हीलिंग देते हैं, हमको कंपल्सरी कहा जाता है कि आपको पहले अगर आप किसी इंसान को हीलिंग दे रहे हो तो आपको खुद को कंपल्सरी पहले क्लीन करना है, साफ रखना है, प्योर करना है। एक एनर्जी होती है जो आपके शरीर पे जैसे मिट्टी चिपक गई है वैसे चिपक जाती है, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से नहाने का कंसेप्ट बैठा जाता है। अगर आप नमक वाले पानी से नहाते हो तो आपका जो बॉडी पे जो डर्ट मिट्टी जमी हुई है या जो नेगेटिव एनर्जी जमी हुई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा कि एनर्जी हम क्या बोल रहे हैं, पर आप साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि आप जब नहा के आते हो तो आपको हल्का लगता है, शरीर हल्का लगता है, राइट। क्यों ये नियम बनाया गया है कि जब हम किसी के 12वें या 13वें पे जाते हैं तो वहां से आके नहाना है? रीजन, बिकॉज वहां पे बहुत नेगेटिव एनर्जी है। क्यों कहा जाता है कि सोने से पहले नहा के सो? अगर पूरा नहीं नहा रहे हो एटलीस्ट आप घुटने तक पैर धो के सो, बिकॉज प्राण एनर्जी, उस एनर्जी को जैसे ही आप धो दोगे शरीर को, एक जो नेगेटिव एनर्जी आप पे चिपक गई है वो हट जाती है, ओके। नाउ अगर मैं एनर्जी की बात करूं, पहले तो ये जो मैं बार बार एनर्जी बोल रही हूँ, प्राण बोल रही हूँ, तो एक तो ये जो प्राण और एनर्जी है, कहा जाता है हीलिंग में कि एनर्जी फ्लो, जैसे आपके विचार हैं उस हिसाब से आपकी एनर्जी फ्लो करती है। तो पहले तो आपके विचार उस तरह से होने चाहिए, एक एक वर्ड आपका उस तरह से होना चाहिए। तो जब आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो उनको, तो आपके वर्ड्स बहुत मायने रखते हैं कि आप किस तरह के वर्ड्स उनके लिए यूज करें। और ये चीज हमने सीखी उस दिन कम्युनिकेशन में, बट यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि एनर्जी फ्लो वर्ड्स के माध्यम से क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके थ्रू आपके थॉट्स बह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनर्जी, आपने सुना होगा कि पहले हमारे सीनियर्स कहते थे कि बाहर से जब भी आओ हाथ पैर धो के आओ, ठीक है, हाथ पैर धो के फिर में अंदर आओ। या फिर ये भी था कि घर के अंदर चप्पल नहीं पहननी है, राइट। वाई? इसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज द ग्राउंड एनर्जी, ग्राउंड एनर्जी होती है जमीन की एनर्जी, पृथ्वी की एनर्जी। जब हम बाहर जा रहे हैं तो पृथ्वी में कई सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे पैरों में चिपक जाती है, नेगेटिव एनर्जी, उसको हमें बाहर छोड़ के आना होता है। और जमीन से हम जाने या अनजाने में बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो तभी होगी ना जब आपके बैर फुट होंगे, बिना चप्पल के आप जमीन पे पैर रखोगे। और यही रीजन था कि पहले बच्चे मिट्टी में खेलते थे तो उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहता था। इम्यूनिटी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये अलग चीज है, लेकिन उनका मानसिक और सोल लेवल भी काफी स्ट्रांग रहता था, बिकॉज वो जमीन से अनजाने में ही अच्छी खासी एनर्जी लेते थे। बट आज कल ये देखा जाता है हाइजीन करते हुए कि जमीन पे बच्चे को रखा ही नहीं जाता है। सो थोड़ा इन एनर्जी साइंस को आप समझने की कोशिश करिए, लॉजिक सोचिए। जो हमारे सीनियर, हमारी बड़ी पीढ़ियां थी, उन्होंने अगर कुछ रूल्स बनाए हैं तो उसके पीछे काफी एनर्जी साइंस है।
नेक्स्ट हम जो एनर्जी ले रहे हैं वो एयर में से एनर्जी आ रही है, एयर एंड सनलाइट, सोलार एनर्जी एंड जैसे मैंने अभी बताया कि ग्राउंड एनर्जी। आपने कभी ऑब्जर्व किया है जैसे एयर एनर्जी, हम ट्रीज में से हम कई सारी एनर्जी रिसीव करते हैं। हम हीलर्स, अगर मुझे किसी को बोलना है कि अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी को किसी पर्टिकुलर टाइप की बीमारी है, तो हम उनको ये भी सजेस्ट करते हैं कि तुम पर्टिकुलर टाइप के ट्री के नीचे जाके बैठो और वहां से एनर्जी रिसीव करो। ये एक अलग पैटर्न है, पूरा थ्योरी है। किस टाइप की प्रॉब्लम के लिए कौन से ट्री के नीचे जाके बैठना है उसके अलग कंसेप्ट होते हैं, कैसे करना क्या है वो उसके भी अलग कंसेप्ट होते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर इतना डिटेल में नहीं भी पता, बट आप इतना सोचो कि कभी आप पेड़ के नीचे जाके बैठते हो तो आपको पॉजिटिव फील होता है, हेल्दी फील होता है, मन शांत लगता है। बिकॉज पेड़ में जो एयर प्राणा है वो हम रिसीव कर रहे हैं, सूरज है उसमें से एनर्जी मिल रही है, सोलार एनर्जी, वो हम रिसीव कर रहे हैं। सो इस तरह से अलग अलग प्राणा है, अलग अलग एनर्जीज हैं जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब जैसे कहा जाता है कि सोने का टाइम क्यों, पहले जैसे हमको कहा जाता कि नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट हो, 10-11 बजे सो जाओ, पढ़ना ही है तो सुबह को 4 बजे उठ के पढ़ो। क्यों? क्योंकि सुबह को 4 बजे जिसको हम बोलते हैं अमृत वेला है, उस टाइम पे प्राण शक्ति, एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे अगर आप उठते हो तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर तरह से आपकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। बट आज कंसेप्ट उल्टा हो गया है, मुझे रात को शांति से पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, शांति है इसलिए अच्छा लगता है, फिर वो बच्चा पूरा दिन सोता रहेगा। इट्स रॉन्ग, बिकॉज जो एनर्जी लेवल है यूनिवर्स का वो डे टाइम में ज्यादा होता है और रात को कम होगा, बिकॉज अगेन सोलार एनर्जी जो हमको फायर एनर्जी दे रही है, सूरज की तरफ से एनर्जी मिल रही है, वो रात को तो है ही नहीं। सो दीज आर द रीजन। नाउ नेक्स्ट एक पॉइंट अगर मैं बता दूं, एनर्जी के 2 लॉ हैं, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी एंड लॉ ऑफ लाइफ एनर्जी। लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी के 2 रूल हैं। जैसे कि अभी हम प्रोफेशनल्स हैं, हमने हीलिंग फील्ड में डिग्रीज हासिल की हैं, हम उसकी टेक्निक्स जानते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग सीवियर से सीवियर केसेस, डिजीजेस को हील कर रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर हमारे पास एक डिप्रेशन का केस है, एक एडिक्शन का केस है, एक कैंसर पेशेंट है, हम उनको हील कर रहे हैं, उनको हम हीलिंग कर रहे हैं। बट देयर इज द सेल्फ रिकवरी। एक लेवल तक हम सब में खुद को सेल्फ हीलिंग करने की टेंडेंसी है, दैट इज द नेचुरल, दैट इज द नेचुरल, हम सब में है, हर एक मदर में वो हीलिंग टेंडेंसी तो होती है, राइट? कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा सो रहा है, जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसके सिर पे हाथ घुमाती है, ठीक है, आप जो हाथ टच कर रहे हो दैट इज कॉल्ड द टच थेरेपी। ओके, आपकी वाइब्रेशन उस टच के थ्रू जा रहे हैं, उस टच के थ्रू आपके थॉट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली वो चीज ट्रांसफर हो रही है। सो नाउ जब आप बच्चे को सुला रहे हो, आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो बच्चे को, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं उस टाइम पे। जो भी आपकी कंप्लेन है या आप जो भी चाहते हो कि बच्चा रिलैक्स रहे, कल उसका एग्जाम है, वो कॉन्फिडेंटली एग्जाम देगा, रिलैक्स रहेगा, बहुत अच्छा करेगा, तुम्हारा पर्टिकुलर उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग जो भी करनी है, जो भी मैसेज करना है वो करेगा। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं एक जगह योगा सिखाने जाती थी, आफ्टरनून आवर्स रहते थे 4 to 5, तो उनका बच्चा था कुछ 3 साल का उनका बच्चा होगा। तो वो जब भी योगा करने बैठती थी उससे पहले वो अपने बच्चे को सुला के आती थी, और मोस्ट ऑफली योगा सेशन के दौरान जब उस बच्चे का जगने का टाइम होता था, वो हमेशा रूम में जोर जोर से रोता था कि मानो जैसे वो पता नहीं कहाँ है, उसकी माँ उसको छोड़ के कहाँ चली गई, पता नहीं। देन आई टोल्ड हर
कि तुम जब भी उसको सुला रही हो, उसको भले वो सुने या ना सुने, वो जब हल्की हल्की नींद में जा रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, उसको तब बता दो कि जब तुम उठोगे, तुम्हारी नींद पूरी होगी, तुम्हारी मम्मी बाहर वाले हॉल में बैठी होगी, तुम उठ के वहां पे आ जाना और अच्छे से मम्मी को हग करना, मम्मी वहां पे होगी। सो सिंपल कम्युनिकेशन, सिंपल मैसेज ट्रांसफर, ओके। और सही में जब उसने ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, बच्चा रोना नहीं लगा, वो उठता था, वो सीधा बाहर आता था और मम्मी को हग करता था। सो दीज आर द सिंपल पैटर्न। और इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि स्लीपिंग पैटर्न को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। सोने के 1 घंटा पहले कुछ मोबाइल नहीं, कोई बुक्स वगैरह, ये कुछ भी नहीं। और जब आप बच्चे को सुला रहे हो तो अपना टच थेरापी, अपने थॉट्स आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो डायरेक्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे और उससे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होगी। हम आप अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जैसे मैंने सेल्फ रिकवरी की बात कही, आपने देखा होगा बच्चों में उल्टा एनर्जी लेवल ज्यादा होता है बड़ों से, बिकॉज वो प्योर हैं, वो यूनिवर्स से ज्यादा कनेक्टेड हैं। ओके, होता क्या है, अगर आप छोटे बच्चे को देखोगे तो कंपैरेटिवली बड़ों से छोटे बच्चे का अगर फ्रैक्चर होगा तो वो रिकवर जल्दी होगा। सेल्फ रिकवरी टेंडेंसी बच्चों में उल्टा ज्यादा होती है बड़ों से। बच्चों को आप देखोगे, वो पूरा पूरा दिन दौड़ भाग करेंगे, वो पूरा पूरा दिन खुद में बिजी रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल बना हुआ रहता है। बट हम बड़े उसकी एनर्जी लेवल को अपनी एनर्जी लेवल से कंपेयर करते हैं कि थक जाओगे, थक जाओगे, 3 घंटे से दौड़ रहे हो, 3 घंटे से खेल रहे हो, बैठ जाओ, सो जाओ। नहीं, उनका एनर्जी लेवल अलग होता है क्योंकि दे आर वेरी प्योर सोल्स। सो यहाँ हुआ लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी। खुद से आप देखोगे कई लोग होते हैं, उनको फीवर होता है या कोल्ड या कफ जैसी प्रॉब्लम होती है, वो मेडिसिन में बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे नो कि हाँ प्रॉब्लम है, बॉडी खुद से खुद को हील कर देगी, एंड दैट इज द ट्रूथ। किसी भी वायरल की कोई भी मेडिसिन नहीं है, बॉडी खुद को खुद से हील करती है। ओके, अगर आपका कहीं पे स्क्रैच भी आ जाता है तो स्किन खुद से खुद को कवर कर देती है, रिकवर कर देती है। सो दैट इज दी सेल्फ रिकवरी। ओके, और ये कुछ लेवल तक हम सब में है, बस हमको पैटर्न सीखने की जरूरत होती है। अब हम आते हैं कुछ हम शॉर्ट में पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप में से भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो यू आर मोस्ट वेलकम। जैसे मैंने बताया कि नमक, बच्चों की हम अक्सर नज़र उतारते हैं, या तो नमक से उतारते हैं, नींबू से उतारते हैं, या शुगर से उतारते हैं मीठी नज़र। क्यों, क्या लॉजिक है? कभी किसी पेरेंट ने बच्चे को समझाया, या कभी कैसे काम कर रहा है ये, कैसे नमक क्यों काम करेगा नजर उतारने में? थिंक अबाउट दैट। हेमा, मैं बीच में Yes. इंटरप्ट करूंगी। यस मैम, यस मैम। मीटिंग एंड होने वाली है अभी, तो मैं सब पार्टिसिपेंट से ये कह दूं कि बस अब कुछ ही सेकंड्स में शायद मीटिंग एंड हो जाए, तो आप सब वापस लॉग इन कर दीजिएगा। ओके, ओके, जी 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 मैम, थैंक यू। हम्म, ओके, सॉल्ट में एनर्जी कंज्यूम करने की बहुत कैपेसिटी होती है। आप चाहे सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो हिस्सा मर जाएगा। ओके, तो इसी तरह जिस फूड में प्राण है, जो फूड जितना फ्रेश है, लाइव है, उतने ज्यादा उसमें प्राण है, एनर्जी है। तो अब आप सिंपल कैलकुलेट कर लो कि आप बच्चों को कितना फ्रेश फूड दे रहे हो। जितने भी पैक्ड फूड है, प्रिजर्व्ड फूड है, उसमें प्राण नहीं है। ओके, वो खोखला है। और दूसरा, अगर योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, जैसे कि जो हम खाते हैं, जैसे कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, राइट? तो जो हम खाते हैं उसी से हमारा शरीर बन रहा है, उसी से हमारा मन बन रहा है। ठीक है, तो
उसी प्रकार से हमारे 3 गुण डेवलप हो रहे हैं हमारे खाने के पैटर्न से। हम जो खा रहे हैं उसी से हमारा मन बनेगा, हमारा शरीर बनेगा। कैसे? रजस, तमस एंड सात्विक। रजस, तमस, सात्विक, ये 3 गुण हैं जो खाने से डेवलप होते हैं। ओके, जो रजस, सात्विक मतलब बहुत जो सात्विक पैटर्न है उस तरीके का आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तामसी, जो तामसी खाना खाएगा उसका तामसी बिहेवियर बनेगा। रजस, नॉर्मल, जैसे हम लोग हैं, हम ना बहुत स्पिरिचुअल है ना बहुत सात्विक है, ना ही हम तामसी हैं, बहुत नेगेटिव आतंकवादी टाइप क्रांतिकारी सोच उस टाइप के हम नहीं हैं। सो सात्विक, रजस, तमस, इस टाइप के 3 गुण डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सात्विक है उसमें आता है जूसी, टेस्टी और न्यूट्रिशन फूड। जो तामसी है, तामसी आहार किसको कहा जाता है? सूखा हुआ, ड्राई फूड, रखा हुआ फूड, ओल्ड फूड और इम्प्योर फूड, ये तामसी में आता है। और रजस, कड़वा, एसिडिक और स्पाइसी फूड। क्यों कहा जाता है कि जब हम व्रत रख रहे हैं, जैसे नवरात्रे हैं या XYZ जो भी व्रत है, उसमें क्यों कहा जाता है कि आप सात्विक भोजन खाओ? रीजन है ना, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका असर हमारे थॉट्स पे बैठ रहा है। आर यू गेटिंग मी? जो हम खा रहे हैं उसी का असर हमारे थॉट्स पे जाएगा। जैसा हमारे थॉट्स होंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसा हमारा शरीर बनेगा। सो प्योरिफिकेशन उस तरह से होगा, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी उस तरह से आएगी। मुझे अगर आज मेडिटेशन करना है या कोई ध्यान लगाने वाला कार्य करना है तो ऑफकोर्स मैं सात्विक फूड पे ज्यादा ध्यान दूंगी। तो अब आप ये डिसाइड करो कि आप अपने बच्चों को किस तरह का फूड दे रहे हो, आप क्या चाहते हो आपके बच्चे कैसे बने। डिसाइड करिए आपको उनको किस तरह का फूड देना है। ओके, सो नाउ कमिंग मेंटल हेल्थ। हम सब जानते हैं, हम सब हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सिखाते हैं कि प्रेयर करनी चाहिए, बट व्हाट इज द प्रेयर? प्रेयर क्या है, कैसे करनी है, क्यों करनी है? क्या हम उसका रीजन समझ रहे हैं? क्या हमने अपने बच्चों को वो रीजन ट्रांसफर किया है कि प्रेयर करनी कैसे है, क्यों करनी है, क्या होना चाहिए उसमें? हम जैसे मैंने एक तो बता दिया कि जैसे हम ट्रेडिशनली प्रेयर करते हैं, 5 एलिमेंट्स को वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं और वो उस हिसाब से प्रेयर करते हैं। नाउ नेक्स्ट, जब हम प्रेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी अफर्मेशन, डेली अफर्मेशन। अगर आप बहुत पाठ पूजाओं में नहीं भी बिलीव कर रहे हो, हर किसी का अपना कोई एक प्रेयर रहेगी, कोई भी जो आपको दिल से लगी हुई है या आपने कहीं सीखी हुई है या फिर आपके गुरु से जो आपको नाम दीक्षा मिली हुई है, कोई मंत्र चैन या हनुमान चालीसा, व्हाटएवर, जो भी जिसमें भी आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो शब्द है, जो वर्ड्स है, उसकी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मुझे अगर किसी के लिए प्रेयर करनी है, ओके, तो मैं प्रॉपरली उन शब्दों का इस्तेमाल करूंगी और उन शब्दों को प्रॉपर वे में रेगुलर लेवल पे उसको यूज करूंगी। सेम प्रेयर ऑन अ रेगुलर लेवल। अफर्मेशन, सो जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ हीलिंग का ये एक पैटर्न है और वही हम अनजाने में ही हम लोग प्रेयर के तौर पे यूज करते हैं। ये मैं एनर्जी साइंस की ही बात कर रही हूँ कि एनर्जी साइंस में अफर्मेशन कहा जाता है कि यूज अफर्मेशन। मुझे अगर किसी के लिए प्रेयर करनी है या मुझे मेरे लिए कुछ प्रेयर करनी है तो मैं रोज वो प्रेयर करूंगी कि ओके मुझे XYZ ये ऐसा चाहिए, ऐसा ऐसा करना है, आज मेरा एग्जाम है, मुझे ऐसे ऐसे अच्छा ये होना चाहिए, व्हाटएवर। बट अनजाने में हम लोग वही चीज करते हैं जिसको हम प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम टेक्निकली उसको अफर्मेशन वर्ड दे रहे हैं। पॉइंट बस इतनी है कि एनर्जी साइंस, जैसे कि मैंने बताया कि शब्दों में एनर्जी है, जैसे हमारे विचार वैसे हमारा एनर्जी लेवल, वैसे हमारा लाइफ का एनर्जी पैटर्न। सो यूज इट इन प्रॉपर वे।
अगर आपको बच्चों को समझाना है कि प्रेयर क्यों करनी है, आप उनको उनका रीजन समझाइए। आप जो वर्ड यूज कर रहे हो, जो थॉट डाल रहे हो, वो यूनिवर्स में जा रहा है और यूनिवर्स उसको पूरा करने में लग जाता है। सो ये प्रोसेस है प्रेयर एंड अफर्मेशन। नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, ग्रीटिंग्स। हमारे सीनियर्स जब भी मिलते थे, या तो अगर हमने किसी पंथ में अगर हमने किसी का नाम लिया है, जय श्री कृष्ण या XYZ जो भी, हम वो यूज करेंगे अपने अपने पंथ के अकॉर्डिंग, वॉटेवर। बट इंडियन कल्चर में ये स्ट्रॉन्ग चीज थी कि वो प्रॉपर शब्द यूज करते हैं, जैसे हरिओम कह दिया, जय श्री कृष्ण कह दिया, या फिर सतनाम कह दिया, वॉटेवर। बट अब ये सब चीजें आउटडेटेड लगने लगी हैं मॉडर्न कल्चर में आके। हम लोग गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाउ आर यू, ये सब वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। बट वाई? बच्चों को कैसे कन्विंस करोगे कि जब ग्रीटिंग्स है, मिलना है, तो आप ये वाले वर्ड्स आप यूज करिए? उसके लिए पहले जरूरी है ना कि आपको उसका रीजन पता हो, उसके पीछे जो एनर्जी साइंस है वो आपको पता हो, कैसे ये चीजें काम करती हैं। माइंडफुलनेस सेशन की अगर मैं बात करूं या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, जहाँ पे हम टच थेरापी यूज करते हैं, जहाँ पे मान लो एक फैमिली है, वो एक दूसरे के हाथ पकड़ के दूसरे के थॉट प्रोसेस को एक करना है, यूनिटी बढ़ानी है, या थॉट्स को ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेरेंट और बच्चे सब लोग ग्रुप बना के बैठे, एक दूसरे के हाथों में हाथ रखें, और आपका जो भी मंत्र है, फॉर एग्जाम्पल हरिओम या जय श्री कृष्ण या सतनाम, वॉट जो भी आपके मंत्र है, वो आप ग्रुप में चैंट करिए। एक जन एक वर्ड बोल रहा है, दूसरा जन दूसरा वर्ड बोल रहा है, आप इस तरह उसको ट्रांसफर करिए एंड देखिए फिर किस तरह से एक फैमिली का अपना एक एनर्जी सर्कल बन रहा है। एनर्जी में, एक फैमिली में किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। ओके, सो अगेन ये रीजन थे जब पहले के जमाने में कंपल्सरी कहा जाता था कि घर में सब लोग साथ में मिलके पूजा करेंगे, साथ में मिलके खाना खाएंगे। ये सारे पहले नियम बनाए जाते थे और वो संस्कार में ट्रांसफर होते थे। बट हमको रीजन या वैल्यू नहीं पता, उसकी साइंस नहीं पता, इसलिए वो चीजें कहीं ना कहीं गुम होती जा रही हैं। सो पेरेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एनर्जी साइंस के बारे में आप जानिए, समझिए, और संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन जो आप पे इतना स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो अपने बड़ों से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आप याद करिए वो कैसे रहते थे, और वही चीजें फिर आप यहाँ पे बच्चों को ट्रांसफर करिए। सो मेरा आज का सेशन यहीं तक था। एंड अगर हमें मौका मिला तो हम हीलिंग पे इंडिविजुअली जब अगर सेशन लेंगे तो आपको एनर्जी साइंस के बारे में ज़्यादा आइडिया आ पाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन पे लिया है कि जब बच्चों को आप सिखा रहे हो, उसके पीछे आप उनको लॉजिक समझाइए, रीजन समझाइए। ओके, हमारे साथ मिस्टर मनोज सर हैं जो कल भी हमारे साथ थे। मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा हमारा जो पेरेंट ग्रूमिंग सेशन चल रहा है उस पे वो थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर पाए, बिकॉज मनोज सर इज वेरी एक्सपर्ट, वेरी सीनियर। ही इज अ रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर and he is the expert of the Ayurveda food supplements, सुजोग थेरापिस्ट प्लस हीलिंग साइंस में जो मैंने अभी आज बात की है, हीलिंग साइंस की, वो उसके एक्सपर्ट हैं। और इन्होंने पानी पे बहुत अच्छी रिसर्च की है, जैसे हमने कल भी बताया कि पानी कैसे हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 70% पानी है और 60-70% बीमारियां सिर्फ पानी से ठीक हो सकती है। इवन योर डिप्रेशन, योर एंगर, टॉक्सिन बॉडी, एवरीथिंग। तो मैं चाहूंगी कि मनोज सर हमारे साथ आए, ऑनलाइन आए, एंड आप प्लीज सर 10 से 15 मिनट अगर हमको कुछ गाइड कर सके, नॉलेज शेयर कर सके। मनोज सर, Thank आर you, यू Hem. देयर?
Yeah, Hema ma'am, thank Welcome, you. sir. Thank you, sir. Good afternoon to to you. all. May I start? Yes, sir. May I Please, start? sir. Is it audible to everybody? Is it audible? Nita, is it audible? Nita, is it audible? Yes, it is audible, Hello? Hema. हाँ. Yeah, please Okay. go ahead, sir. First, I am thankful to Neeta ma'am और Hema ma'am for giving the time. Actually, अभी हेमा मैम ने इतनी देर तक जो बताया संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन पे कि बच्चों में संस्कार माता पिता से, परिवार से, आपके परिवेश से जहां हम रह रहे हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हम बच्चों की परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात करेंगे कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो एनर्जी लेवल है वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। पहले जमाने में हम देखते थे कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो जब भी आदमी कोई घर से बाहर निकलता था तो वो पहले ये कहते थे बेटा देख के जाना या फिर वो आशीर्वाद देते थे। और बच्चे जो हैं या छोटे जो भी होते तो पैर छूते थे। पैर छूने के पीछे क्या कारण था? एक्चुअली ये एनर्जी साइंस से रिलेटेड है कि जब आदमी झुकता है, कोई भी शिष्य है या फिर कोई बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स या अपने गुरु के पैरों में जब झुकता है, स्पेशली राइट लेग की तरफ झुकता है, तो एक एनर्जी का ऑरा जनरेट होता है, एक एनर्जी का चक्रा जनरेट होता है। तो उससे उस बुजुर्ग की जो फीलिंग्स होती थी या गुरु की जो एनर्जी होती थी, वो ट्रांसफॉर्म होती थी। दूसरा, हेमा मैम ने एक बहुत अच्छी बात की कि आजकल एक पैटर्न आ गया है, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है और हम अपने बच्चों को बाय, टाटा, सी यू या ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं इंग्लिश के या जो भी आजकल वर्ड्स चल रहे हैं। इनके अंदर और जो हमारे प्राचीन सभ्यता के अंदर जो वर्ड्स यूज किए जाते थे उसका क्या फर्क है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं छोटा था तो मेरी मदर शी वाज ए साइकोलॉजिस्ट। तो वो जाते टाइम बोलती थी बेटा आप अब आज के दिन बहुत अच्छा एग्जाम करेंगे, आज के दिन आप टॉप करेंगे। और वो दिन में 3 या 4 बार रिपीट करती थी। शाम को जब हम पढ़ाई करते तो भी कहती थी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसका रीजन क्या था वो आज मुझे समझ में आता है जब मैंने खुद उस पर एक्सपीरियंस किया कि वो वर्ड्स जो हैं वो एनर्जी देते थे और एनर्जी फॉलोज द थॉट्स। जो भी ऊर्जा है ब्रह्मांड के अंदर या यूनिवर्स के अंदर वो आपके विचारों को फॉलो करती है, विचारों के साथ चलती है। जैसा हम विचार लाते हैं वो विचार कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में हो जाता है। और जब हम अच्छे विचार लाते हैं बच्चों के लिए तो वो बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे होता है। जैसे हेमा जी ने बताया कि बच्चा सो रहा है या बच्चा रो रहा था, एग्जाम्पल दे रही थी, ये एक ट्रू फैक्ट है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब हम बच्चे के बारे में कोई भी एप्रिसिएशन वर्ड बोलते हैं या हम डांटते हैं तो वैसा ही प्रभाव बच्चे के विचारों पे और बच्चे की ऊर्जा पे पड़ता है। और ऊर्जा एक बहुत गहन विषय है जिसको हर आदमी को जानना चाहिए और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे उदाहरण। आप एक कोशिश कीजिए 1 महीने तक या 21 दिन ले लीजिए। 21 दिन तक आप सुबह जब आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, स्कूल बस के पास ड्रॉप करने जाते हैं, उस टाइम बच्चे को बोलिए कि टुडे यू विल परफॉर्म द बेस्ट, आज आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। उसको घर से लेके निकलने से लेके 3-4 बार ये वर्ड रिपीट कीजिए तो वो चीज उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और चेतन दिमाग में जाती है यूनिवर्स के थ्रू। और वो चीज बच्चे की ओरा पे काम करती है। जब वो स्कूल जाता है तो वहां पे वो बेस्ट परफॉर्म करता है। मेरा एक आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। माय डॉटर वाज शी वाज प्लेइंग, तो वो प्रैक्टिकली जाती तो उसको छोड़, तो हमारे पास तकरीबन था। वो कहती है पापा मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो मैंने उसके बीच में सिर्फ 4-5 बार बोला कि आज तुम बेल्ट जीतोगी, आज तुम ब्लैक बेल्ट जीतोगी। और वो जो यूनिवर्स में गई, जो मैंने उसको बोला, जो ब्लेसिंग्स जाती हैं पेरेंट्स की या गुरु की, वो परफॉर्म करते हैं और बेटी ने ब्लैक बेल्ट जो है विन किया। फिर वही चीज मैंने अपने अभी बहुत सारे क्लाइंट्स में यूज किया। अभी हेमा जी को पता होगा, इन्होंने देखा है टेस्टिमोनियल्स। एक फैमिली है, उसके अंदर बिजनेसमैन फैमिली है और उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, यहाँ बीबी के रिलेशंस अच्छे नहीं थे और घर के अंदर एक नेगेटिव ओरा जनरेट हो गई। और वो नेगेटिव ओरा जनरेट होने की वजह से बच्चों तक पे असर पड़ना शुरू हो गया। तो जब हमने उसकी ऊर्जा पे काम किया, वहां पे जैसे अभी सॉल्ट पे बात कर रहे थे, ये तो जैसे सॉल्ट सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज को लेता है,
आप घर के अंदर एक सॉल्ट का बाउल रख सकते हैं परमानेंटली, छोटा सा कोई भी बर्तन ले लीजिए, प्लास्टिक का हो चाहे वो स्टील का या किसी भी टाइप का बाउल हो, आधा लीटर पानी का, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो आपके पूरे घर की नेगेटिव एनर्जीज को उसके अंदर ले लेगा और आपके घर में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आ जाएगा। तो वो एक हफ्ते में ही वहां उस फैमिली में इम्पैक्ट पड़ा और टुडे दे आर लिविंग अ गुड लाइफ और बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं। सेम थिंग हैपेंस विद द किड्स। हम नॉर्मली क्या करते हैं, घर में बच्चा आया आते, तूने ऐसे क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों नहीं किया, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी वहां पे जनरेट हो जाती है एटमॉस्फेयर में और वो नेगेटिव एनर्जी बच्चों पे प्रभाव डालती है कि और वो नेगेटिविटी जाती है। तो जैसे अभी मैडम ने बताया कि सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो होती है, जिसको सोलर प्लेक्स में जो एनर्जी आती है वो इफेक्ट होती है बच्चे की और वो फिर जो है बच्चे की परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा इफेक्ट करती है और बच्चा नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ आ जाता है। दूसरा, ऐसे ही अभी मैडम ने बोला कि जो अच्छी एनर्जी है, एप्रिसिएशन एनर्जी है, जो हार्ट चक्रा पे काम होते हैं, हृदय चक्रा पे, जैसे ग्रीन एनर्जी होती है, हरियाली, आप खुशहाली की बात करेंगी, तो ऐसे ही जब आप पॉजिटिव बात करते हैं, बच्चा कभी भी बच्चे कई तरीके से बिहेव करते हैं। लाइक किसी बच्चे को एप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसी बच्चे को हद की या एम्बेरसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, किसी बच्चे को थोड़ा सा डांटने की रिक्वायरमेंट होती है। मगर 99% बच्चों में जो साइकोलॉजी साइंस, नीता मैम भी जानती होंगी इस बात के बारे में, मैं नीता मैम बेटर बता सकती हैं कि बच्चों पे जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे पे एक अलग इफेक्ट पड़ता है और उसका रीजन क्या होता है, वो एक्चुअली ऊर्जा से रिलेटेड होता है। जैसे ही आप कुछ हंसते हैं या मुस्कुरा के बोलते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है और उससे आपकी ओरा जो है वो पॉजिटिव हो जाती है और वो जो है बच्चे की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है, तो बच्चे की ओरा को पॉजिटिव कर देती है, तो बच्चे के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बच्चे का दिल लगता है। सेम वे अगर आप बात करते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस, कल मैं कुछ चीजें नोट कर रहा था, जैसे आपने बोला वात, पित्त और कफ पे बच्चे को सब में कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, तो वो कॉम्बिनेशन करने के लिए ऊर्जा सबसे बड़ा काम, एनर्जी साइंस है वो सबसे बड़ा काम करती है। अगर बच्चे के अंदर कफ और पित्त है, उस बच्चे को आप गोल्डन एनर्जी दे सकते हैं, उस बच्चे को आप ग्रीन प्राणा एनर्जी दे सकते हैं, तो उस बच्चे कॉम्बिनेशन को आप जो है कंबाइन करके उसकी परफॉर्मेंस को हर तरीके से सुधारते हैं, मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं आप बच्चे को, कि बच्चा हर फील्ड में जाए, वहां अच्छा परफॉर्म करे। तीसरी बात आती है एथिक्स की। हम बच्चों को आजकल एथिक्स ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, so ये 90% आज की पीढ़ी में समस्या है कि पेरेंट्स अपने बिजनेस में, लेडीज पार्ट टाइम या हाउसवाइफ्स घर में पैनिक हो जाती हैं, बिजी रहती हैं, तो बच्चों को एक जो है एथिक्स पे फोकस नहीं कर पाती हैं, जो कि सबसे मेन चीज है। बच्चे को हाँ या ना, एथिक्स का मतलब है कि बच्चे को गुड और बैड, राइट और रॉन्ग के बारे में समझाना सबसे जरूरी है और वो चीज बच्चे का भविष्य का व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसके लिए आप ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा आने वाले टाइम में एक अच्छा नागरिक बन पाएगा, एक अच्छा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी स्किल्ड और दूसरा मल्टी यू कैन से वो हर चीज के फील्ड में जहां भी जाएगा मल्टीपल परफॉर्मेंसेस करेगा, एथिक्स जो हैं वो बन रहेंगे। और आज एथिक्स की बहुत बड़ी वैल्यू है और आजकल आप देख भी रहे होंगे, ई कॉमर्स है, ई बिजनेस है या बहुत सारी चीजों में एथिकल बिजनेस लिखा आता है, एथिकल बिहेवियर लिखा आता है, तो एथिक्स बच्चे में बचपन से ही डाले जाते हैं। मुझे याद है आप लोगों ने शायद शिव खेड़ा को सुना होगा। शिव खेड़ा एक बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं और बहुत अच्छे बिजनेस गाइड भी हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो सिंगापुर में एक उनका एक सेमिनार था सिर्फ पेरेंटिंग पे और उसमें उन्होंने एक वर्ड बताया था कि बच्चों की हैबिट्स आप कैसे कल्टीवेट कर पाते हैं, में हैबिट्स जो है आप क्या ग्रूम कर पाते हैं, कैसे करते हैं। 90% आदतें हमारे बच्चे पेरेंट्स से लेते हैं या फैमिली एटमॉस्फेयर से लेते हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर से लेने के पीछे उस सर आपकी आवाज कट रही है, आई थिंक नेटवर्क इशू है कुछ। सर आपकी आवाज, सबसे बड़ा सर आपकी आवाज कट रही है। Is it audible? सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। Sorry for increase, there might have been some call in between. अभी आ रहा है? जी अभी आवाज आ रही है हिमा जी?
जी 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 तो जी सर। उसमें सबसे बेसिक बात क्या आती है कि बच्चे कुछ चीजें से देखकर और सुनकर सीखते हैं। उसमें क्या है कि अब मान लिया जाए आप घर में बैठे और बच्चा आपके साथ है, तो आप किसी की नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें कर रहे हैं तो वो बच्चे के दिमाग पे असर करती है। फिर जैसे झूठ बोलना, एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है, हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तू झूठ बोलता, बच्चों को हम ऐसे डांटते हैं। वो उसने सीखा कहाँ से? जब बच्चा छोटा था तो वो बच्चा आपको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। आपके घर पे कोई आता है और आने के बाद सपोज कीजिए आपके हस्बैंड घर में है और कोई बाहर से आया और वो नहीं चाहते किससे मिलना या बात करना, तो वाइफ चाहती है बाहर और वो जाके कहती है नहीं आज अभी वो घर पे नहीं है। और बच्चा देख रहा है कि पापा घर के अंदर हैं और मम्मी बोल रही है कि पापा घर पे नहीं है, तो बाहर अंदर आती कहता है मम्मी पापा तो घर में ही है। तो लेडी जो है मदर जो है बच्चे को डालती है, चुप करो तुम्हें नहीं पता है, कोई भी आए तो बोल रहा पापा घर पे नहीं है। तो वो बच्चा फिर ये सीखता है कि झूठ कैसे बोला जाता है। और जब वो बड़ा जो बड़ा होता है तो वो फिर झूठ बोलना सीख जाता है और वो लास्ट में आके आखिर में वो सोसाइटी के अंदर एक लायर के टाइप में प्रूव होता है और वो झूठ बोलने की आदतें पड़ जाती हैं। इन द सेम वे और जैसे जितनी भी हैबिट्स हैं वो पेरेंट्स से स्टार्टिंग में सीखता है। तो वी शुड अवॉइड द टेलिंग लाइज और ऐसी चीजें जो नकारात्मक है वो हमें अपने घर के अंदर जब बच्चे पास में हो तो ध्यान देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज वो है। सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। सर आप जी मैं चाहूंगी कि जैसे आप एनर्जी साइंस के बारे में बता रहे हैं सर, जी मेरा एक पॉइंट रह गया था वाटर जी चार्जिंग। तो मैं जी चाहूंगी कि आप वाटर चार्जिंग पे अगर कुछ बता पाए कि कैसे श्योर श्योर हमारे श्योर श्योर पेरेंट्स श्योर खुद श्योर से, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट इटसेल्फ, बिकॉज आपने पानी पे काफ़ी अच्छी रिसर्च की हुई है एंड यू आर अल्कलाइन वाटर पे भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। सो सर प्लीज़ जी आप उस पर थोड़ा गाइड करेंगे। जी एंड जी सर जी हमारा जी हिमालय सेशन थोड़ा मीटिंग ओवर होने वाली है, ऑलरेडी एक मैसेज ड्रॉप हो चुका है, तो आप 2 मिनट या 3 मिनट में इसको वाइंड अप करेंगे तो श्योर बेटर रहेगा श्योर सर। श्योर 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 हेमजी श्योर। थैंक यू सर। हेमजी ने जैसे बोला अभी पानी की बात है, नॉर्मली बॉडी को जो है पीएच लेवल जो होता है 7.34 होता है। तो हमें जो हमारा इंटेक है बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए वही डाइट्स लेनी चाहिए। अभी कल जैसे बात आ रही थी पीएच लेवल की और बहुत सारी डिजीज जो है 70% डिजीज जो है वो आपके फ्लूइड की वजह से होती है, पानी के इंटेक की वजह से होती है, आपकी डाइट की वजह से होती है। तो आपका जो लीवर है दैट इज सुपर कंप्यूटर और वो क्या करता है कि आपकी बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करने के आपके डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट डिफरेंट पीएच लेवल होता है। जैसे आपके लीवर का अलग होता है, पैंक्रियास सबसे ज्यादा हाईली अल्कलाइन होती है, फिर आपका लीवर हाईली एसिडिक होता है क्योंकि उसके अंदर सभी टाइप के ड्यूरल में और लीवर में एसिड जनरेट्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। स्प्लीन जो है जूस आउट करती है, तो स्किन का अलग पीएच लेवल होता है, बालों का अलग पीएच लेवल होता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यूट्रल वाटर 7.5 के आसपास कम से कम डेली पिएं। और जिस दिन आप एसिडिक डाइट ले रहे हैं लाइक पिज्जा है, बर्गर है और कोल्ड ड्रिंक स्पेशली, वैसे कोल्ड ड्रिंक आज अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि जो कोई भी कार्बोनेटेड वाटर है उसका पीएच लेवल 0 to 1 होता है। या फिर जो लोग वाइन्स वगैरह का यूज होता है जिस घर में, वाइन्स आर आल्सो फ्रॉम 2 to 4, तो वहां पे अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अल्कलाइन और अल्कलाइन आयनाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन होता है कि नॉर्मली कोई भी जो पीएच लेवल है किसी भी फ्लूइड का या डाइट का या खाने का वो 7.34 से ज्यादा होना चाहिए। और अल्कलाइन आयनाइज जो होता है वो होता है कि कोई भी पानी आयनाइज मीन्स चार्ज्ड होना चाहिए, जैसे हेमा जी बोल रही चार्ज्ड वाटर। तो जो अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर होता है वो चार्ज्ड वाटर होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं। जनरल वाटर में 15 से 40 तक मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग होती है और जो आयनाइज्ड वाटर होता है उसकी मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग जो है 4 से 10 के बीच में होती है। जब 4 से 10 के बीच में मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग होगी तो वो आपकी सेल्स में, कोशिकाओं में इजीली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन इजीली पेनिट्रेट हो जाते हैं जी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो नॉर्मल वाटर होता है, आजकल मार्केट में अल्काइन आरओ चल रहे हैं, एक्चुअली अल्काइन आरओ में क्या है वो केमिकल रिएक्शन से अल्काइन किया जाता है पानी को और उससे मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग ब्रेक नहीं होती है। और मॉलिक्यूल क्लस्टरिंग ब्रेक नहीं होती तो सही मायने में कोशिकाओं का अल्काइन लेवल मेंटेन नहीं कर पाता है। जनरली इमरजेंसी टाइप में आप अपने घर में भी अल्काइन डाइट्स ले सकते हैं, लाइक गुजरात में शायद उसको सरगुआ बोला जाता है, सहजन जो होता है
मोरिंगा भी बोलते हैं। तो आप डेली डे टू डे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा उसका यूज कर सकते हैं, सरगुआ का, सेजन का। और फिर जैसे ग्रीन टी का आजकल एक ट्रेंड चल गया, फैशन है, तो ग्रीन टी जो है उसका -150 ORP होता है, मींस दैट इज सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स। बट उसमें ध्यान रखिएगा जो पेपर टी बैग्स आते हैं वो यूज ना करें, आप लीव्स को यूज करें। फिर अभी मैंगो का सीजन है, गुजरात में लोग काफी मैंगो खाते हैं, तो मैंगो का जो अल्कलाइन लेवल होता है 8.5 pH होता है। तो कोशिश कीजिए बच्चों को और खुद भी, घर में जो बड़े हैं या और हैं, उनको मैंगो पे ज्यादा फोकस करा सकते हैं आप, अच्छी क्वालिटी की मैंगोज पे जिसमें मसाला वगैरह यूज ना होता हो, लाइक So, अर्ली uh, मॉर्निंग। जी सर जी सर सो अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, मैंने ये जो आप बता रहे हैं, नो डाउट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट अगर हम ट्राई करें कि हम इंडिविजुअली डाइट पे ही एक सेशन ले लें, या तो अल्कलाइन वाटर या अल्कलाइन फूड, सो दैट विल बी बेटर। दैट विल मोर बेटर, दैट विल मोर बेटर, एंड क्योंकि एक अच्छा टॉपिक है। या बिकॉज इट्स एन वेरी डिटेल्ड टॉपिक। हम वी यस विल सी, अगर क्लाइंट्स की डिमांड आती है तो वी विल डेफिनेटली प्लान ऑन दैट कि हम एक डिटेल में टॉपिक इस पे प्लान करें। एंड जैसे आप अल्कलाइन के बारे में बताते हैं तो हम उसके बारे में भी ज़रूर से जानना चाहेंगे इन अ डिटेल वे। एंड थर्ड पॉइंट, जैसे कि वाटर चार्जिंग, अभी अगर जैसे लाइक आरओ और एक्वागार्ड, ये सब भी नेगेटिव चीज़ें मानी जा रही हैं, उल्टा ये हेल्थ को और बिगाड़ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी यस और यस ज़्यादा यस जनरेट यस कर रही यस हैं। यस तो इन अ यस यस ऑफ डेली कोर्स। लाइफ इन अ डेली लाइफ हम जी एनर्जी के थ्रू, सेल्फ हीलिंग के थ्रू पानी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, अगर आप एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बता पाए तो। एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि पहली बात तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है, आरओ जो है, आरओ का पानी पीना आज सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। मैक्सिमम फैमिलीज में आज जो थायराइड्स या जितनी भी बीमारियां, स्पेशली लेडीज में आजकल गायनिक प्रॉब्लम्स हैं, हार्मोन अनबैलेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कैंसर्स, डिफरेंट टाइप कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर्स और सिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, वो उस उनको सबको जो है आरओ का पानी अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, एनर्जी साइंस से पानी को चार्ज करता है, आप जनरल वाटर लीजिए, टैप वाटर, और जिसका टीडीएस जो है मैक्सिमम 250 या 300 होना चाहिए, जबकि आजकल डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि 500 तक आप देखते हैं अगर उसमें सोडियम क्लोराइड कम है। तो इसको हिम जी आप जो है ना एनर्जी साइंस से डेफिनेटली हील कर सकते हैं, आप उसको एनर्जाइज कर सकती हैं, ग्रीन एनर्जी से एनर्जाइज कर सकती हैं, लाइट व्हाइट ब्लू एनर्जी से एनर्जाइज कर सकती हैं। और अगर मान लिया जाए आपको किसी काम के लिए जाना है, बॉडी एग्जॉस्ट होके आई है, या फिर आपको ज्यादा वहां पे एग्जॉर्शन लग रहा है कि आपको कुछ ज्यादा काम करना पड़ेगा या आपको प्रभाव डालना है, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो है, कलर थेरेपी कहते हैं या कलर साइंस एनर्जी जो है, उस एनर्जी से आप जो है उसको चार्ज करते हो। और हीलिंग वाटर्स, उससे बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मीडिया में अवेलेबल भी हैं, गूगल पे मिल सकते हैं हीलिंग वाटर्स के, तो वो चार्ज करते हैं और वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो भी ऑडियंस है या जो लोग अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग घर के अंदर आरओ का पानी मत पीजिए। अगर आरओ का पानी पी भी रहे हैं किसी कारणवश, तो वहाँ जो आपका भी कोई आता है आरओ वाला, तो आपका टीडीएस जो है 150 से 250 बीच में मेंटेन कीजिए। जैसे कि आपके डिफरेंट स्पेशली बड़ौदा शहर में जो पानी है वो 220 के आसपास आता है, माही का और नर्मदा का जो मिक्स है, वो पानी नॉर्मली 200 के आसपास ही रहता है। तो वो जनरली यू कहें आप फिल्टर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आरओ को पानी को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि 90% अभी लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है या ऑर्थराइटिस हो रहा है, वो सबसे बड़ा कारण आपका पानी है। हेम जी थैंक यू। ओके मैं सर। चाहूंगा कि आप अगर इस पे बात करें तो एक बहुत बड़ा सेशन होगा, और जितने पेशेंट्स हैं स्पेशली में, मिनिमम द स्पेशल सेमिनार। वेल, जी दिस इज मैं फॉर द रिक्वेस्ट करूंगा आप इस पे पेरेंट्स। कर सकते हैं। यस, नहीं पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को प्लास्टिक बोतल्स में पानी ना दें, और प्लास्टिक जो फूड के जो कंटेनर्स हैं उनमें खाना ना दीजिए, उससे बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है जो एस्ट्रोजन पे हार्मोन पे है। तो उससे हम बात कर सकते हैं फ्यूचर में वो कैसे इफेक्ट करता है आपके बच्चों को, उसमें प्री प्यूबर्टी है, प्री एडल्ट्रेशन है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और कोई क्वेश्चन है एग्जैक्टली मैम? सर। फ्रॉम मी इट्स सफिशिएंट। आई थिंक हमारे क्लाइंट्स काफ़ी कुछ नॉलेज ले चुके हैं, और अगर कोई भी क्वेरी है तो मनोज सर हमारे ग्रुप में हैं, ऑलरेडी ऐड है, तो आप वहाँ पे भी आप उनसे क्वेरी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
Welcome most. Anybody can ask any question related to any health issues or even parenting or any issues of the ailments at any time. Thank you, Sure, MG. sir. Thank you, Neeta ji. Thank you, sir. So, shall we resume? Shall we end this meeting, Neeta? So thank you everyone. See you tomorrow for our last session of this season. कल हमारा नीता मैम का सेशन रहेगा जो रहेगा एंगर एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर बोथ. बच्चों का एंगर और स्ट्रेस भी कैसे मैनेज करना है और पेरेंट्स का भी स्ट्रेस और एंगर कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बच्चों की वजह से पेरेंट्स काफ़ी उनका टेम्परामेंट हाई हो जाता है, उनका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है. सो हम वो दोनों देखेंगे. सो सी यू टुमारो.